डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दो मेजर टॉपिक हमें मॉड्यूल 4 में वेब ऑप्टिक्स में डिस्कस करना था, जिसमें से हम इंटरफेरेंस को डिस्कस कर चुके हैं और उसी सिलसिले में आज आगे वाले जो वेब ऑप्टिक्स की इम्पोर्टेंट फेनोमेना है डिफ्रैक्शन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू से मैंने बताया था आपको, हम डिफ्रैक्शंस की मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के साथ साथ उसकी एप्लीकेशंस को ज़्यादा ध्यान देंगे। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको ये जानना होगा कि डिफ्रैक्शन कौन कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है और किस तरीके से उसको इंडस्ट्री यूज करता है। तो डिफ्रैक्शन को सिंपली हम डिफाइन हमने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ऐसे कर सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट बीम थ्रू एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कोई भी लाइट बीम, वाइट लाइट भी हो सकता है, जो किसी भी कोने से मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद उसकी इंटेंसिटी पैटर्न जो होता है किसी स्क्रीन के ऊपर, उसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो सिंपली डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सारे फ्रिंजेस में यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी सेंटर में मैक्सिमम होगा और दोनों तरफ इंटेंसिटी कम होता जाएगा, ब्राइट में भी और डार्क में भी। बड़ी अच्छी एग्जांपल है उसमें शेडो या टर्च लाइट। सपोज आप किसी दीवार के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अब देखेंगे टॉर्च लाइट की जो फोकस होगा उसके सेंटर में हमेशा ब्राइट मोस्ट होगा और दोनों तरफ अब जब आगे आगे जाएंगे, दूर जाएंगे सेंटर से, तो धुंधला हो जाएगा। तो इसका मतलब है ब्राइट लाइट कम होता जा रहा है इंटेंसिटी। सिमिलरली शेडो में भी यही चीज़ होता है कि सेंटर में सबसे डार्क मोस्ट होगा और दोनों तरफ, चारों तरफ जितना आप दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट है सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट किसको कहते हैं? सिंगल स्लिट उसको कहते हैं जिसमें एक ही स्लिट होता है। स्लिट मतलब ओपनिंग, जिसके थ्रू से लाइट बीम जाता है। और यहाँ हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करेंगे, वाइट लाइट सोर्स यूज करेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करने पर फाइनर वैल्यू आएगा, वाइट लाइट सोर्स यूज करने पर फाइनर वैल्यू नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इन द फिगर 332.1, let S be the monochromatic source of light of wavelength lambda, और हम यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं, प्लेस्ड एट द फोकस। ये फोकस पॉइंट पे है, लेंस से फोकस इस तरफ जो फोकस डिस्टेंस है फोकस पॉइंट पे रखा गया है और लेंस को कोलिमेटिक लेंस लगाया गया है। लेंस की क्या यूज है? क्योंकि लेंस के बाद जो बीम आगे आएगा दोनों बीम पैरेलल होगा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइट बीम इज इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम एस ऑन ए नैरो स्लिट ए बी। यहाँ स्लिट क्या है? ए और बी। ये जो ए और बी है ये स्लिट है, इसके बीच में डिस्टेंस ये स्लिट विड्थ है जिसको हमने ई लिखा है। स्लिट ए बी और विड्थ ई देख रहे हैं, ए और बी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ई है, इज डिफ्रेक्टेड फ्रॉम इट। द डिफ्रेक्टेड बीम इज फोकस्ड एट द स्क्रीन एक्स वाई। स्क्रीन कहाँ पर है? ये है स्क्रीन एक्स वाई। इसके ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें डिस्कस करना है बाय अनदर कन्वर्जिंग लेंस L2। पैरेलल बीम दोनों एंड से डिफ्रैक्ट हुआ और मुड़ना शुरू हुआ, तो ये जो एंगल है इसको हम डिफ्रैक्शन एंगल कहेंगे। और C सेंटर में जो मैक्सिमम बनेगा वही है और P मिनिमा है जो दोनों तरफ बनेगा। सो लेंस L2 के बाद फिर जो पैरेलल बीम में कन्वर्ज हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा। तो द डिफ्रैक्शन पैटर्न हैविंग ए सेंट्रल ब्राइट बैंड फॉलोड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस। तो पी पॉइंट खाली इस तरफ नहीं बनेगा, पी पॉइंट इस तरफ भी बन सकता है, पी डैश इस तरफ बनेगा, पी डबल डैश इस तरफ भी बनेगा, पी डबल डैश, और ब्राइट और डार्क कंडीशंस दोनों बनेगा डिपेंडिंग ऑन
कि लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो डिफ्रेक्शन पैटर्न हैविंग सेंट्रल ब्राइट बैंड फॉलोड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड्स इज ऑब्टेन्ड। एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एस इज इंसिडेंट एज ए प्लेन वेव फ्रंट। अब देख सकते हैं सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट के हिसाब से इंसिडेंट हुआ और स्लिट ए बी के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थियोरी एनर्जी पॉइंट ए बी सेंड्स आउट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो आपको पता है प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे जनरेट होता है। और सो दी अनडेविएटेड रेज फ्रॉम ए बी आर फोकस्ड एट सी। अब देख रह सकते हैं जो अनडेविएटेड है, जो मुड़ नहीं रही है, जो डायरेक्ट जा रही है, वो सी पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमम बनाएगा, और जो मुड़ के जाती है विथ एन एंगल थीटा वो पी पॉइंट पे पहुंचेगा। वो फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा ये सब बनाएगा। थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा। ऑन द स्क्रीन बाय द लेंस L2 while the rays diffracted through an angle theta are focused at the point P on the screen. So the rays from the ends A and B reach at C in the same phase, hence the intensity is maximum. तो C पॉइंट पे पहुंचने वाला जो दोनों बीम है इसके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, और 0 होने की वजह से ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, और दोनों तरफ फिर मैक्सिमम मिनिमा कंजुगेटिव वैल्यूज आएंगे। सो टू फाइंड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, लेट अस ड्रॉ। P कौन सा पॉइंट है? जो मैक्सिमम के बाद वाले पॉइंट है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट अस ड्रॉ नॉर्मल ए एंड ऑन बी एन। आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ए एन, और वो कौन सी, ये बी एन पॉइंट पे वो जो इसको नॉर्मल ड्रॉ किया गया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस आ गया बी एन। ये देखो पाथ डिफरेंस बी एन, तो पाथ डिफरेंस बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब डायग्राम में देख सकते हैं बी एन को हम, ये थीटा एंगल ये हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन। तो ए बी क्या है? ए बी बल्कि ए बी है स्लिट विड्थ, तो हमने स्लिट विड्थ को ई ले रखा है, तो ये ई साइन थीटा हो गया। पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस डिराइव कर सकते हैं। फेज डिफरेंस डिराइव करने के लिए खाली हमें 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई करना होगा। लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हमने किसके डिराइव किया? पी पॉइंट। पी पॉइंट कौन सा है? पी पॉइंट सी के बाद वाले पॉइंट है, जो सेंट्रल मैक्सिमम के बाद वाले इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन एक पी नहीं है, बल्कि पी डैश भी है, पी डबल डैश भी है, बहुत सारे पी पॉइंट आगे बढ़ता हुआ जाएगा थीटा चेंज होने के बाद। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट ए बी इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर एन ऑफ इक्वल पार्ट्स। मतलब पूरा स्लिट को हमने एन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो देयर में बी इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ए एंड बी। तो अब देख सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स ए और बी पॉइंट पे जनरेट होगा, क्योंकि यही दो कॉर्नर है, ऑब्स्टेकल है, जहां से दोनों तरफ बीम मुड़ रही है। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंजुगेटिव पार्ट्स इज देयरफॉर 1 बाय n इंटू 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस ये आया था, और n पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, तो एक सिंगल पार्ट की जो फेज डिफरेंस ये हो जाएगा, उसको हमने एक दूसरा सिंबल लगा दिया डेल्टा फ्लैट, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 32.2 में। सो वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ n such vibrations, each of amplitude a and such that common phase difference delta between successive vibrations. So the resultant amplitude at p is given by, जो resultant amplitude है जो p पॉइंट पे बनेगा उसकी वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू ए साइन एन डेल्टा बाई 2 साइन एन डेल्टा बाई 2। इसको आपको याद रखना होगा, ये एक स्पेशल मेथड से डिराइव किया गया है। ये देख सकते हैं r इज इक्वल टू ए साइन एन डेल्टा बाई 2 साइन डेल्टा बाई 2, ये वेक्टर एडिशन मेथड से डिराइव किया गया है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। r जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि हमने पहले टोटल स्लिट को n नंबर में डिवाइड किया, तो फेज डिफरेंस को भी n से डिवाइड करके सिंगल फेज डिफरेंस को फिर ऐड किया। ऐड करने के बाद जो एडिशंस वाले जो प्रोसेस है,
ये कई प्रोसेस होता है जिसमें वेक्टर एडिशन प्रोसेस हमने यूज किया और हमारे पास ये फार्मूला आया। इसमें ए क्या ले रखा है हमने, ए इसमें है एम्पलीट्यूड और साइन एन डेल्टा बाई 2, डेल्टा की वैल्यू आप देख रहे हैं 32.2 है, उसको हमने यूज कर लिया। यूज करने के बाद फिर पाई साइन थीटा बाई लैम्डा, ये जो वैल्यू आया इसको हमने अल्फा से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो 32.3 जो बना था इक्वेशन, अब वेरी सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। टोटल रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट आर ए साइन अल्फा बाय साइन अल्फा बाय एन। अल्फा क्या है, पाई साइन थीटा बाय लैम्डा। यहाँ अल्फा बाय एन मतलब अल्फा भी एन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एक सिंपल फॉर्मूला टोटल रिजल्टेंट की ये आया एम्पलीट्यूड की। अब लार्ज वैल्यू ऑफ एन, एन एक नहीं दो नहीं बल्कि 1000 से ऊपर होता है, 15,000 16,000 एन की वैल्यू होता है, तो अल्फा बाय एन बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल। सो देयरफॉर साइन अल्फा बाय एन में बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा बाय एन। हमेशा हम जब छोटे एंगल होता है तो साइन को हटा देते हैं, तो अल्फा बाय एन बन गया ये। सो अबव इक्वेशन देन टेक्स द फॉर्म, तो ये जो आर ए साइन अल्फा बाय एन, ये इक्वेशन बन गया एन ए साइन अल्फा बाय अल्फा ए साइन अल्फा बाय अल्फा, इक्वेशन 32.4। इसमें कैपिटल ए को हमने क्या लिया है, एन ए को कैपिटल ए ले लिया है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमने देख लिया कि कहीं भी इंटेंसिटी जब हम डिराइव करते हैं एम्पलीट्यूड की स्क्वायर लेते हैं। So taking the proportionality constant as unity, the resultant intensity P is given by I is equal to 32.4 जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बना रहे हैं, ए स्क्वायर साइन अल्फा बाय अल्फा होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड की हमेशा स्क्वायर होता है। तो हमारे पास 32.5 जो इक्वेशन आया, इसमें हम इंटेंसिटी एट द पॉइंट P हमने डिराइव कर लिए, उसमें अल्फा वैल्यू आपको जाननी पड़ेगी। अल्फा वैल्यू हमने क्या लिया था, अल्फा वैल्यू हमने लिया था पाई साइन थीटा बाय लैम्डा। तो अब हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, डिराइव करने के लिए हमें 32.5 वाले इक्वेशंस लेना होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इक्वेशन 32.5 कैन बी एक्सपेंडेड एज, हम देख सकते हैं साइन अल्फा बाय अल्फा, ये आप पहले से जानते हैं। साइन अल्फा बाय अल्फा जो फार्मूला है उसको जब हम एक्सपांड करते हैं तो ये ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं, ए बाय अल्फा को बाहर ले लेते हैं, साइन अल्फा को एक्सपांड कर दिया, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा 7 बाय 7 फैक्टोरियल और आगे। तो अल्फा को फिर हम मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर यहाँ अल्फा अल्फा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और सभी से एक एक अल्फा कम हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर बन गया, ये अल्फा 4 बन गया, अल्फा 6 बन गया और आगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका एक्सप्रेशन ही आ गया। तो आर मैक्सिमम कब होगा, इफ द नेगेटिव टर्म्स इन द अबव इक्वेशंस वेनिश। मैक्सिमम तब होगा ये नेगेटिव टर्म जब हट जाएगा, और ये कब ये पॉसिबल हो सकता है, जब अल्फा 0 होगा। और अल्फा 0, अल्फा की वैल्यू हमने पाई साइन थीटा बाय लैम्डा है उसमें 0 को लगा दिया, तो थीटा 0 जब होगा तो ये भी 0 होगा। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी P विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 होगा, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी P विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। सो इंटेंसिटी फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर कब होगा, जब साइन अल्फा बाय अल्फा 1 हो जाएगा। साइन अल्फा बाय अल्फा 1 होने के लिए थीटा को हमने 0 ले लिया। फिर पोजीशन ऑफ मिनिमा, सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 32.5 दैट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम ऑन साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो साइन अल्फा जब 0 होगा आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम के लिए साइन अल्फा को 0 करना जरूरी है। तो साइन अल्फा 0 कब होगा, जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई ले सकते हैं, पाई मतलब 180 डिग्री।
180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री और आगे m की वैल्यू 1 2 3 होगा। तो हमारे मिनिमम वैल्यू के लिए हमने कंडीशंस बना लिया, 0 की जगह पे प्लस माइनस एम पाए, तो ई साइन थीटा बन गया प्लस माइनस एम लैम्डा, इधर ले लिए पाए पाए हट गया इस तरीके से। तो वैल्यूज m 1 2 3 होगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मिनिमा। तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा सेंट्रल मैक्सिमम सी के बाद, सी कौन सा सी की बात कर रहे हैं, यही सी की बात कर रहे हैं, सी के बाद जितने भी पी इस तरफ और उस तरफ बनेगा, सारे पॉइंट्स मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस हम ये वाले फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। धन्यवाद।